नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जलधारी क्लासेस में। दोस्तों, ये है टीचिंग एप्टीट्यूड की रिवीजन क्लास उत्तराखंड डीएलएड 2024 के लिए। और अगर आपको उत्तराखंड डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की ई बुक या प्रीवियस ईयर पेपर एंड प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सीधे गूगल पे सर्च कर सकते हैं jaldhariClasses.in। तो वहाँ भी आपको डीएलएड से संबंधित प्रैक्टिस सेट एंड ई बुक देखने को मिल जाएगी। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से बाल विकास के आयामों में शामिल है। तो बाल विकास के आयामों में यहाँ पे शामिल हैं शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास। ये सभी हमारे किस में शामिल हैं? बाल विकास के आयामों में शामिल हैं। तो 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए आवश्यक है तो क्या कर सकते हैं आप? अगर शिक्षा में क्या है, शिक्षा का ह्रास हो रहा है तो देखो, शिक्षा में जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं या निगेटिव चीज़ें हो रही है उनमें कहीं ना कहीं अधिकतर शिक्षक का ही हाथ होता है। तो शिक्षक उनमें काफ़ी कुछ सुधार ला सकता है अगर शिक्षा में ह्रास हो रहा है। तो इसलिए 2 का राइट आंसर भी यहाँ पे क्या होगा कि अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण। अगर वो नियमित सुचारू रूप से कक्षा शिक्षण करते हैं तो शिक्षा में जो ह्रास हो रहा है वो कहीं ना कहीं हम उसको रोक सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो वह कक्षा से चला जाए। देखो, अगर आप कक्षा से जाते हैं तो इसका मतलब आप अपने कर्तव्य को छोड़ के जा रहे हैं, भाग रहे हैं। ठीक है। बी है, दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पल को रुचिकर बनाए। देखो, केवल एक पल को रुचिकर बनाने से पूरी क्लास क्या है, ना ही रोचक बनेंगे और ना ही बच्चे पूर्ण रूप से वहां पे रुचि ले सकेंगे। और शिक्षण विधि बदलने या कक्षा में कोई अन्य कार्य आरंभ करें। तो पढ़ाने के सिवा आप कक्षा में क्या अन्य कार्य आरंभ करेंगे? थोड़ा बच्चों का मनोरंजन ही कर सकते हैं, अन्यथा कुछ भी नहीं। तो 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है। आप जिस शिक्षण विधि से पढ़ा रहे हो, जिस टीचिंग मेथड से पढ़ा रहे हैं उसको बदल कर अगर आप क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे आपकी क्लास में जरूर रुचि लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? तो गणित शिक्षण की बात हो रही है तो 4 का करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, एल्गोरिथम विधि यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कक्षा न्यूनतम व्यवहार हमें बताता है। तो कक्षा का न्यूनतम व्यवहार हमें क्या बताता है? तो 5 का सही आंसर क्या होगा यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है, प्रत्येक छात्र के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है, ये कक्षा न्यूनतम व्यवहार हमें बताता है। क्योंकि हमने क्या है, बच्चों के व्यवहार में ही तो परिवर्तन लाना है। तो प्रत्येक बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है, ये होगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो कौन सा कार्य यहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन जो ए है वो है, दूसरे विद्यार्थी से कहना कि वह उसके साथ ना रहे। ठीक है। क्योंकि समाजीकरण बच्चों का कैसे होगा? जब एक दूसरे के साथ रहेंगे, ग्रुप में खेलेंगे कूदेंगे, तब जाके समाजीकरण होगा। लेकिन अगर आप ऐसा कहते हैं कि दूसरे विद्यार्थी से कहते हैं कि आप उसके साथ ना रहें, अर्थात अकेले ही रहें, तो इससे बच्चों का क्या होगा, असामाजीकरण होगा ना। तो नहीं पूछा है तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो। तो प्रतिभाशाली बालक यहाँ पे कौन सा है? तो जो सामान्य बालकों से भिन्न होता है। ठीक है। इंटेलिजेंट बच्चा कौन होगा? जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे थोड़ा अलग होगा, हटके होगा। तो ऑप्शन जो ए है वो है 7 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 या 4 वर्ष के बालक के लिए उचित दंड हो सकता है। देखो, वैसे तो दंड देना अलाउड ही नहीं है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। ए है, उससे डंडे से भयभीत करना। देखो, छोटे बच्चे हैं वो, 3 और 4 वर्ष का बालक कितना छोटा होता है। ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं, डंडे से उसे भयभीत करते हैं, तो वो अगले दिन से स्कूल आना ही वो बंद कर देगा। तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। बी है, उसे उसकी माता की उपेक्षा का भय दिलाना या उसे उसके पिता की उपेक्षा का
भय दिलाना, ये क्या है, एक ही जैसे ऑप्शन है, तो दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। लेकिन राइट आंसर यहाँ पे क्या है कि उसे कक्षा में खड़ा कर देना। छोटा बच्चा है, ठीक है, उसने कुछ शरारत कर दी, उसको आप दंड देने के लिए आप उसको थोड़ा सा खड़ा कर सकते हैं, उसके लिए वही बहुत बड़ा दंड हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि यानी कि IQ लेवल कम होने के साथ साथ समायोजनशील व्यवहार में भी कमी देखी जाती है, तो वो क्या कहलाते हैं? तो ऐसे बालकों को कहते हैं मंदबुद्धि बालक। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, डैश या डॉट 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 भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है संप्रेषण। 10 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूर्ण विचारवान स्वतंत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण की प्रकृति है? तो किस प्रकार के शिक्षण की प्रकृति है पूर्ण विचारवान? तो 11 का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन सी, चिंतन स्तर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नियमित शिक्षा में शामिल नहीं है? तो नियमित शिक्षा में यहाँ पे शामिल कौन नहीं है? देखो, स्कूल हो गया, पुस्तकालय और शिक्षण विधि, ये तो नियमित रूप से शिक्षा में शामिल है, लेकिन धर्म जाति ये सब कुछ शिक्षा में शामिल नहीं है, क्योंकि एजुकेशन के लिए ना किसी धर्म की आवश्यकता है ना किसी जाति की, सबके लिए हमको क्या है, समावेशी शिक्षा का हम बात करते हैं, तो इक्वली ट्रीट करना चाहिए किसी भी धर्म जाति के बच्चों के लिए। तो इसलिए ऑप्शन सी होगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, अध्यापक तथा छात्रों के मध्य मधुर अंतर्वैयक्तिक संबंध छात्रों को शैक्षिक निष्पत्तियों को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 13 का? अनुकूल दिशा में, प्रतिकूल दिशा में, किसी भी तरह में या कभी कभी। तो 13 का करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, अनुकूल दिशा में। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है? क्यों हम शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार करते हैं? क्योंकि इससे लोकतंत्र मजबूत होता है, सभी पढ़ेंगे तो लोकतंत्र मजबूत हो गई। अंधविश्वास में कमी आती है, अगर जो एजुकेटेड इंसान है उसको जैसे कैसे कोई अंधविश्वास में नहीं फंसा सकता है, और आर्थिक विकास की दर भी बढ़ती है। इसलिए यहाँ पे 14 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई, तो किसने दी बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा? तो 15 का सही आंसर है स्टर्न के द्वारा, ठीक है, स्टर्न ने दी थी IQ की अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन एक सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की भूमिका में शामिल नहीं है? तो नहीं है पूछा यहाँ पे, को करिकुलम एक्टिविटीज में यहाँ पे शामिल कौन नहीं है? तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन डी, भ्रमण को हतोत्साहित करता है ये, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, दंड का अपेक्षित प्रभाव तभी पड़ेगा जब, तो दंड का अपेक्षित प्रभाव तभी पड़ता है जब क्या है, उसके पीछे छात्र को सुधारने की भावना हो, ठीक है, क्योंकि दंड दे रहे हैं उससे कुछ उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो ऐसे दंड दे के भी क्या फायदा। लेकिन जैसे ऊपर क्वेश्चन था ना कि खड़े होके भी उसको क्या है, अपनी गलती का एहसास होगा, कि जब पूरी क्लास को वो बच्चा देखेगा कि पूरी क्लास बैठी है और मैं ही खड़ी या खड़ा क्यों हो रखा हूँ, तो कहीं ना कहीं उसको क्या है, उसके अंदर सुधारने की जो भावना है वो उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे इसलिए 17 का भी सही आंसर क्या है, दंड का अपेक्षित प्रभाव तभी पड़ेगा जब उसके पीछे छात्र को सुधारने की भावना हो। 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? कैसे क्वेश्चन पूछेंगे आप कक्षा में अपने बच्चों को? तो ऑप्शन ए है, जिनका उत्तर सभी छात्र दे सकेंगे। तो देखो, इतने अगर कोई बच्चा कक्षा 5 में पढ़ता है और आप उससे कक्षा 1 के क्वेश्चन पूछेंगे तो सीधी सी बात है उनको सब आंसर आएंगे, तो ऐसे प्रश्न पूछ के क्या फायदा आपका, है ना। बी है, जिनका उत्तर कोई भी छात्र न दे सके। इसका मतलब क्या है, आप ऐसे उनको आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहे हैं। जो 5 में पढ़ता है उसको आप क्लास 6 के क्वेश्चन पूछेंगे तो वो किसी को नहीं आएंगे। सी है, जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, या जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। तो हमेशा आपको क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए बच्चों को जिसमें वो अपने क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव थिंकिंग को क्या करें, यूज करें, उसका प्रयोग करें, अलग अलग तरीकों से सोचने का वो प्रयास करें। तो ऑप्शन डी होगा 18 का राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण के कार्य के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए है सूचनाओं का आदान प्रदान करना संप्रेषण का क्या है, सर्वप्रथम कार्य है, बिल्कुल सही है। बी है यहाँ पे टीवी, रेडियो, कंप्यूटर आदि सूचना के माध्यम है, बिल्कुल सही है। हमको इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है, इतनी सूचनाएं, मैसेज हमको कहाँ से मिलता है, कंप्यूटर से मिल गया, नेट से मिलता है, ठीक है, टीवी से मिलता है, ये सब जरिया है संप्रेषण के। और संप्रेषण का कार्य लोगों के ज्ञान, कार्यकुशलता, व्यवहार तथा अभिवृद्धि में परिवर्तन लाना है। अर्थात 19 का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी संस्था हमारी दैनिक दक्षता में वृद्धि करने का केंद्र है? तो कौन सी वो संस्था है? तो वो संस्था कहलाती है विद्यालय। 20 का सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षक का संचार अत्यधिक प्रभावी होगा यदि? तो यदि वो क्या करेगा? यदि वह शिक्षा संबंधी सामग्रियों की अधिक मात्रा में तैयारी करता है। तो ऑप्शन बी है 21 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसे राष्ट्र का निर्माता माना जाता है? तो राष्ट्र का निर्माता हमेशा एक शिक्षक को माना जाता है, क्योंकि एक शिक्षक ही है जो एक अपने जैसे शिक्षक को तैयार करता है, एक डॉक्टर को तैयार करता है, एक इंजीनियर को तैयार करता है, एक जो राजनीतिज्ञ होते हैं उनको तैयार करता है, अगर वो अच्छी एजुकेशन उनको प्रोवाइड कराता है। तो इसलिए राष्ट्र का निर्माता सदैव शिक्षक ही कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सामूहिक खेलों से छात्र को कौन सा लाभ होता है? तो सामूहिक खेलों से छात्रों को क्या है, कौन कौन से लाभ होते हैं? तो उत्तरदायित्व निभाने के गुण का विकास होता है, मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग और नियम का पालन वो वहाँ पे भली भांति करना सीखता है। तो 23 का भी सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए आवश्यक है? तो जीवन में आप कैसे सफलता को अर्जित कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या है 24 का? वो है ऑप्शन ए कि प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से आप कभी नहीं भागेंगे, तभी जाके जीवन में आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए होगा 24 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में किस माध्यम या किस कार्य का प्रयोग शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में नहीं किया जाता है? तो नहीं यहाँ पे पूछा है, तो कौन सा होगा वो? ऑप्शन राइट वो है व्याख्यान प्रदर्शन। करेक्ट आंसर होगा 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 है, शैक्षिक शोध यानी कि एजुकेशनल रिसर्च की आवश्यकता क्यों होती है? तो क्यों होती है? सुचारू कक्षा शिक्षण हेतु, शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु और मौलिक प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करने हेतु शैक्षिक शोध की आवश्यकता होती है। तो 26 का सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 है, मनुष्य किन रूपों में दूसरे व्यक्ति की समस्या से स्वयं परिचित होने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करता है? तो विचारों से भी और भावनाओं। यहाँ पे जो 27 है इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ऑप्शन क्या है यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस स्तर की शिक्षण क्रिया में बालक विषय वस्तु के तथ्यों को कंठस्थ कर सकता है? तो कौन से स्तर का वो शिक्षण है? तो 28 का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, स्मृति या स्मरण शक्ति स्तर की शिक्षण क्रिया को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है? तो अध्यापक की कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो यहाँ पे 29 है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। और अध्यापक के कार्यों की सराहना आप कई ढंग से कर सकते हैं, थैंक यू बोल के कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी कर सकते हैं कि आपने हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिया है, ठीक है। इस प्रकार आप अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, किस उपागम में शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के अपने तौर तरीकों, गतिविधियों को बच्चों के अनुसार गतिशील अवस्था में रखता है? तो कौन सा वो उपागम है? तो 30 का सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, वो उपागम कहलाता है गतिशील उपागम। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं आपको नई एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।